नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में 2 परीक्षाएँ अभी आपकी होनी हैं हाल ही में। 29 जून को आपकी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होनी है और एजीटीए की जुलाई में होगी। ये दोनों ही परीक्षाओं में आपका यूपी जीके और कंप्यूटर ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपी जीके 20 अंकों का और कंप्यूटर 15 अंकों का पूछा जाएगा। यानी टोटल 35 अंकों से आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। अब इसमें जो नई परीक्षा एजेंसी है, उसी आधार पर हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर के डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो इसके 10 मॉक टेस्ट ये बिल्कुल निःशुल्क हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे आपको और आप इनको अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जान सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन में जाएँगे, इसको डाउनलोड करके ये जो फ्री टेस्ट वाला कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाके आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? इसमें जब आप जाएँगे तो सबसे ऊपर एक कॉलम दिखेगा आपको, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512। इसमें जाएँगे तो एग्री और कंटिन्यू से आप मॉक टेस्ट को शुरू कर सकते हैं, ठीक? जैसा नई परीक्षा एजेंसी करवा रही है, कुछ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। इसके अलावा 2-3 जानकारियाँ मैं आपको और दे दूँ। यूपी ट्रिपल एससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी जीके और कंप्यूटर ये 35 अंकों के पूछे ही जाते हैं, जिसमें अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो केडी 21 और इसमें यूपी जीके और कंप्यूटर को पूरी तरह से कवर कराया गया है और इसमें जो नए चैप्टर्स हैं उन पर भी फोकस किया गया है, जैसे डिजिटल वित्तीय उपकरण, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और भी कई सारे नए टॉपिक्स हैं, उनको कंप्लीटली कवर किया गया है। साथ ही साथ इसकी आप पीडीएफ निकाल के इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है? तो ये बैच है। कंप्यूटर का अलग बैच लेना चाहते हैं या फिर यूपी स्पेशल का अलग बैच, तो ये सारे के सारे बैच अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन में, ठीक है? चलिए, यूपी जीके और कंप्यूटर का डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। आ जाओ 65 में। 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे नहीं मिला है? गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, प्रवीण जी को मिला है, मनु भाकर को मिला है, अनु रानी, क्या इनको मिला है? आओ देखो, ये किसे-किसे मिला है, समझते हैं। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मैं बात कर रहा हूँ ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक? गौर करना, ये जो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, किसे-किसे मिला है? ये मिला है डी गुकेश को और ये क्या खेलते हैं? शतरंज। चलो और बताओ, हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह, ये क्या खेलते हैं? हॉकी, यानी ये हॉकी से संबंधित हैं। और बताओ, प्रवीण कुमार प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट से संबंधित हैं। ये पैरा एथलीट हैं, ठीक है? और बताओ, मैंने लिखा मनु भाकर, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। निशानेबाजी, बात समझ पा रहे हो? तो याद रखो इनको सबको। अच्छा, एक मैं सवाल और आपसे पूछता हूँ। ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये किसे-किसे मिली है? मौलाना अबुल कलाम अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मुझे बताओ ये किसे-किसे मिली है? तो क्या बताओगे आप? देखो, एक तो नाम आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और दूसरा नाम आता है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, ठीक? तीसरा नाम आता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का, याद रखिएगा। तो ये तीनों को मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पुरस्कार। तो खैर आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ। कह रहा है सही विकल्प का चयन करो। कानपुर देहात में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र बनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए भोगनीपुर में जमीन चिन्हित की गई है। ये भी सही है। आपका डी पार्ट सही हो जाएगा, सारे के सारे।
67 में आप कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कितने कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में नंद बाबा दुग्ध दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाँ, सही है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन सोसाइटी, ये भी ठीक है। इस योजना के लाभार्थी की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत 60% अनुदान का प्रावधान है। ये जो अनुदान है ना, ये 60% नहीं है, अनुदान है 40%। याद रखिएगा, 4 गलत हो जाएगा, केवल और केवल 3 सही है। केवल 3 कथन, 1, 2 और 3। ठीक, एक योजना मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, ध्यान दो। योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना दुर्घटना बीमा योजना। बीमा योजना। चलो बताओ, इस योजना में मुझे बताओ अगर कोई ये किसान है, सॉरी कोई ये उद्यमी है, गौर करना। इस उद्यमी की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर इसे स्थायी एक्सीडेंट हुआ और वहां पर स्थायी विकलांगता आ गई, स्थायी विकलांगता की स्थिति आ गई, तो इसे कितना रुपया मिलेगा? 5 लाख रुपए। याद रखिए। फिर मुझे बताओ, अगर ये कोई लाभार्थी है और लाभ लेना चाहता है तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे 18 से 60 साल। इस लाभार्थी की उम्र होनी चाहिए। बस यही 2 पॉइंट हैं जो आप याद रखोगे। ठीक है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। एक और योजना है 68 में, इसमें कह रहा है प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रमुख उद्देश्य बता दो। उद्देश्य है निर्धन परिवार को निःशुल्क एलईडी वितरण नहीं है, निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बी पार्ट इसका सही है 68 का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 69 में चलो। इसमें कह रहा है कि अवध के किस नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग, ये लिखा है वॉरेन, वॉरेन हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि करी थी? सादत अली खान है, आसफ उद दौला है, या फिर वाजिद अली है, या फिर हैदर अली है? इसका नाम है आसफ उद दौला। अच्छा, दो तीन बातें आसफ उद दौला से समझ लो। यहाँ पर मैंने लिखा आसफ उद दौला, ठीक है। ये कौन है? वास्तव में ये था अवध का नवाब, और 1775 से लेकर 1797 तक इसका कार्यकाल रहा है। अवध की गद्दी पर बैठा। कुछ इसने काम किए हैं, जैसे अगर आपसे पूछे राजधानी को स्थानांतरण किसने किया, अर्थात पहले राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद, ठीक है, और फैजाबाद से फिर लखनऊ कौन लाया था? तो यही लाया था आसफ। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग उस समय अंग्रेज था, और वॉरेन हेस्टिंग के साथ, वॉरेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि किसने की थी? तो यही था फैजाबाद की संधि करने वाला। इसके अलावा जब फैजाबाद की संधि हो गई थी, ये बात है 1775 की, 1775 की, तो कहते हैं कि इस संधि के बदौलत जो बनारस में अंग्रेजों की सर्वोच्चता थी, वो स्वीकार करी गई थी। अर्थात बनारस में अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकारा गया था। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखो। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही बातें। 70 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समावेलन आदेश के द्वारा, किस आदेश के द्वारा अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समामेलित किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1948, 1948। आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की। देखो, उच्च न्यायालय, ये कहाँ का उच्च न्यायालय है? ये है उत्तर प्रदेश का। और अगर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो ये है कहाँ पे इस समय? ये है इलाहाबाद में, ठीक है? यहाँ पर है, और इसकी खंडपीठ अपने लखनऊ में भी है। मुझे बताओ, ये उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में कब आया? क्या बता सकते हो? ये अस्तित्व में आया था 1866, 1866 में। ठीक। इसके पहले मुख्य रजिस्ट्रार बताओ मुझे कौन थे?
प्रथम मुख्य रजिस्ट्रार, इनका नाम था मिस्टर सिम्पसन और वॉल्टर मॉर्गन इसका चीफ जस्टिस था। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो ये आगरा में खुला हुआ था, तो आगरा से इलाहाबाद कब लाया गया? आगरा से इसे इलाहाबाद ये कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसे लाया गया था आगरा से इलाहाबाद 1869 में। और इसके बाद एक तारीख थी 11 मार्च 1919। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल के इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय किया गया। तो और भी कई सारी बातें हैं। फिलहाल वापस आओ अपने क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। और देखो 71, इसमें क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के प्रयासों से कौमी आवाज नामक पत्र का प्रकाशन ये किस शहर से कराया गया था? कौमी आवाज, इसका प्रकाशन कराया गया था लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ याद रखिएगा। कौमी आवाज। अच्छा, इसके संपादक कौन थे? यहाँ पर आओ, मैं आपको नए पेज से लिखता हूँ। संपादक नाम बताओ इनका। इनका नाम है हयातुल्ला अंसारी। हयातुल्ला अंसारी, ये हैं इनके संपादक। ठीक। लेकिन एक खास बात ये हुई कि ये जो कौमी आवाज था, पत्रिका थी, इसे 1997 से बंद कर दिया गया। से बंद है। 1912, एक डेट मैं आपके लिए और लिखता हूँ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तारीख थी 1 मई, वर्ष था 1912। क्या कांड हुआ इस तारीख? इस तारीख में 1 मई 1912 में एक उर्दू पत्र था। उर्दू पत्र, इसका नाम था मदीना। याद रखिएगा, उर्दू पत्र मदीना, इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक। तो खैर वापस आओ। आंसर हो जाएगा लखनऊ। अब आ जाओ 72 में। इसमें क्या कह रहा है? सवाल बड़ा शानदार है। कह रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध में सही कथन पहचानिए। इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए क्या? क्या ये सही है? आगे बढ़ो। योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की उम्र सीमा 21 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। क्या ये सही है? आवेदक मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र, डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक हों। क्या ये सही है? 72 का हो जाएगा बी पार्ट। उपर्युक्त सभी सही हैं। चलिए 73rd में आओ। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? ये आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1949 को पंचायतों को इस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब बना था, पता है आपको? ये बना था 1947 में। और इसके अलावा गवर्नर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 में। मैं किस अधिनियम की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम की। ठीक। तो खैर नेक्स्ट देखो 74 में। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के नेता थे राव उमराव भाटी सिंह? ये थे बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के क्षेत्रों के नेता। मैं कुछ व्यक्ति लिखता हूँ, इनके नाम याद रखना। व्यक्ति परिचय आपको करवाता हूँ। और संबंधित क्षेत्र, यानी कि संबंधित जनपद, ये भी लिखता हूँ। याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल। चलो, मैंने लिखा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। अब मुझे बताओ, ये कहाँ से संबंधित थे? ये सीतापुर से थे। ठीक है। चलो, राजा देवी सिंह का नाम सुना होगा आपने। राजा देवी सिंह, ये कहाँ से संबंधित थे? ये मथुरा से थे। मथुरा से। राव उमराव भाटी, राव उमराव भाटी सिंह, ये कहाँ से थे? ये बुलंदशहर से थे। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से संबंधित हैं। चित्तू पांडे, नाम सुना होगा, और ये नाम भूलना नहीं, बहुत पूछा जाता है। बलिया से थे। चलो बताओ, मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली, इनका नाम आपने सुना होगा। बताओ ये कहाँ से संबंधित थे? इनका संबंध था रामपुर से। और बताओ, महावीर, महावीर त्यागी,
इनका संबंध कहाँ से था? ये था मुरादाबाद से। ठीक? तो ये कुछ क्रांतिकारियों के नाम हैं और इनसे संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित जिले हैं, याद रखो। चलो वापस आ जाओ। 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 75 में आओ, कह रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। 1842 में कर्नल काटले के द्वारा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ठीक है। 75 का पहला ऑप्शन सही है। 1823 में पहले सिंचाई कार्यालय की स्थापना सहारनपुर में की गई थी। 1823 में, हाँ। 1821 में पश्चिमी यमुना नहर का संचालन हुआ था। 1821 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1830 में नहीं हुआ था। ये हुआ था 1821 में। ठीक। तो 75 का तीसरा गलत हो जाएगा और बाकी एक और दो सी पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो। 76 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद विनिर्माण इकाई की स्थापना और विस्तारीकरण के लिए कितने रुपए की सीमा का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? ये कितने का कराया जाएगा? सरकार कहती है कि हम 5 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराएंगे। 77 देखो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि है? ये है गंगा और यमुना। ये तो सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 78 में आओ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीयूएनएल की गठन किस अधिनियम के तहत और कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त 1980 को। ठीक। और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, यानी कि सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ते हैं। 79 में आ जाओ। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? 23 सितंबर 1887 को स्थापित किया गया था। 79 का ए पार्ट। 80 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? चरकुला नृत्य तो आपको पता होगा। दीपक रखे जाते हैं, है ना? सिर पर बहु स्तरीय दीपकों को संतुलित करना होता है। डी पार्ट सही होगा। 81 में आओ। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सूफी कबीर सर्किट में शामिल है? जायस अमेठी, खानका नियाजिया, लहरतारा आश्रम, गाजीपुर हथियाराम भरपुरा या फिर सोरो, कौन शामिल है? तो देखो, सूफी कबीर सर्किट के बारे में पूछ रहा है आपसे। सूफी कबीर सर्किट, गौर करना। ये जो सूफी कबीर सर्किट है, कौन कौन इसमें शामिल है? याद रखो। एक तो आप जायस अमेठी, इसको याद रखना। इसके अलावा कबीर से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जैसे मगहर का संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, इसका मगहर क्षेत्र। ठीक। इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह इसमें शामिल है। सलीम चिश्ती की दरगाह इसमें शामिल की गई है, दरगाह। और ये कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। ठीक है। इसके अलावा और क्या शामिल है? आप बताओगे। देवा शरीफ, देवा शरीफ भी शामिल है। ये कहाँ पर है? ये है बाराबंकी में। तो बाराबंकी का देवा शरीफ यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा एक और दरगाह है जिसका नाम है दरगाह मारहरा, दरगाह मारहरा शरीफ। ये भी इसमें शामिल है सूफी कबीर सर्किट में। और ये जो दरगाह मारहरा शरीफ है, ये कहाँ पर है? एटा में। याद रखिएगा, लोकेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दरगाह सूफी शाह शरीफ, सूफी शाह शरीफ, ये भी शामिल है। ठीक है। तो इसका भी लोकेशन याद रखो। इसके अलावा दरगाह शफी शाह, नाम है शफी शाह शरीफ, ये भी कबीर सर्किट में शामिल है। और ये कहाँ पर है? आप बताओगे। फिरोजाबाद, यहाँ पर है। चलो बताओ। लहर तारा, लहर तारा आश्रम, ये भी कहाँ पर है? ये भी सूफी कबीर सर्किट में ही शामिल है।
इसके अलावा खानकाह ए नियाजिया, खानकाह ए नियाजिया ये बरेली में है, ठीक है? इसको भी सूफी कबीर सर्किट में शामिल किया गया है। एक और है जिसका नाम है किछौछा शरीफ, ये कहाँ पर है? ये है अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर नगर, और इसको भी शामिल किया गया है यहीं पर, यानी सूफी कबीर सर्किट में। अच्छा, कई सारे सर्किट बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो नीति आई थी पर्यटन नीति 2022, इसमें उसमें एक सर्किट है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ठीक है? और ये जो आध्यात्मिक सर्किट है, जो आपके ऑप्शन में 2 पॉइंट्स दिए गए थे, उनमें से एक है हथियाराम भरपुरा, हथियाराम भरपुरा। ये जो हथियाराम भरपुरा है, ये गाजीपुर में है, गौर करो। और एक क्षेत्र है, ये आश्रम आपको पता होगा, सोनू आश्रम, ये कहाँ पर है? कासगंज में है। तो ये जो दोनों के दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों के दोनों क्षेत्र आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत आते हैं, ना कि कबीर सर्किट के अंतर्गत। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके, 4 और 5, 1, 2, 3 केवल सही होगा, सी पार्ट। 82 देखो, 82, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ये दिए हैं शहर और उनसे संबंधित पर्यटक स्थल दिए हैं, बताओ कि कौन सा सही है। हनुमत धाम ये शाहजहांपुर में पड़ता है, घुड़सर नाथ धाम ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, और मुखौड़ा धाम ये बस्ती में पड़ता है। तो ये सारे के सारे धाम याद रखो। और 1, 2, 3 यानी कि डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। 83rd में आओ, 83 में, बेलन घाटी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। एच टी सांकलिया ने इसे प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक कहा है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। डीपी अग्रवाल ने इसे सोने की खान कहा है, ये भी सही है। इस नदी घाटी का विस्तार जो हुआ है सोनभद्र में, प्रयागराज में और मिर्जापुर में हुआ है, हाँ ये भी सही है। इसकी खोज कर्नल मूड ने नहीं की थी, तो किसने की थी? इसकी खोज करी थी जी आर शर्मा ने, जी आर शर्मा, ठीक है? तो चौथा गलत हो जाएगा, केवल और केवल 1, 2, 3 सही है, सी पार्ट। 84 में देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भारत पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से कराया था? ये कहाँ से कराया था? ये तो लखनऊ से कराया था, लखनऊ। 85 में आओ, 85 में कह रहा है गलत जोड़े को पहचानो, अमरोहा ढोलक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अमेठी मूंज उत्पाद से संबंधित है, हार्डवेयर और ताले अलीगढ़ से संबंधित हैं, अंबेडकर नगर चमड़े उत्पाद से संबंधित नहीं है। यहाँ का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये है वस्त्र, वस्त्र। और अंबेडकर नगर से 2-3 बातें याद रखो। चलो देखो, मैं बात कर रहा हूँ अंबेडकर नगर में। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता हो आपको, इसके आसपास कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता हो, सबके नाम पता हो, क्योंकि आपसे मैप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मुझे बताओ ये किस मंडल का हिस्सा है? सबसे पहले इसका मंडल बता दो, ये किस मंडल के अंतर्गत पड़ता है? आप बताओगे फैजाबाद, ये फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ये जिला बना कब? अर्थात अगर हम पूछें इस जिले का निर्माण कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 29 सितंबर को। वर्ष बता दो, 1995, 1995 में इसका निर्माण हुआ था। और अंबेडकर साहब क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की याद में इसको बनाया गया था। अगर इस जिले के पास आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर स्टेशन भी यहाँ पर एक है। इसके अलावा यहाँ पर चीनी एक संयंत्र भी है, अर्थात यहाँ पर चीनी संयंत्र भी है, और साथ साथ यहाँ पर सीमेंट निर्माण कारखाना, या हम कहें सीमेंट निर्माण संयंत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक? तो ये सारे के सारे आप याद रखो। डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। 86 में आओ, यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू है। कह रहा है कि अभिकथन और कारण दिए हैं, डिजिटल वॉलेट सुरक्षित लेन-देन, सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन में सक्षम है। डिजिटल वॉलेट लेन-देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर आधारित है, ए सही है। लेकिन पता है आपको, ये पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर आधारित नहीं है। इसके और भी कई सारे अन्य सुरक्षित करने के तरीके होते हैं। तो आर गलत है और ए सही है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, बी पार्ट सही होगा। 87 में 87 में क्या कह रहा है? वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए
कौन-सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? इसे कहते हैं अपाचे हडूप। अपाचे हडूप, ध्यान दो। यहाँ पर आओ ज़रा, मैं आपसे बात कर लूँ अपाचे हडूप की, गौर करना। ये जो अपाचे हडूप है, दरअसल ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, ठीक है? उपयोग इसका कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में, जो बड़ी से बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहीत करने के लिए काम किया जाता है, वो अपाचे हडूप के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एचडीएफएस। मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म, आप बताओगे? हडूप, डी का मतलब होता है हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक? और एफ का मतलब फाइल और एस का मतलब सिस्टम। तो एचडीएफएस नाम याद रखो। नेक्स्ट देखो 88 कह रहा है प्रत्येक डिजिटल वित्त शब्द को उनके प्राथमिक कार्य से सुमेलित किया गया है। डिजिटल वॉलेट का काम क्या होता है? सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। ये होता है ब्लॉकचेन। शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित रूप से क्या कहा स्वचालित करता है? इसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। इसे कहते हैं पेमेंट गेटवे। और डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन-देन की सुविधा के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर है? ये कौन-सा सॉफ्टवेयर है? इसे कहते हैं, ये जो आपका डिजिटल वॉलेट था, ये हो जाएगा डिजिटल वॉलेट, ठीक है? तो अब इस प्रकार से आप मैच करा लेना, ठीक? मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 89। अच्छा, यहाँ पर आओ, एक मैं आपको एक शब्द और यहाँ पर दिया था, इसके बारे में भी एक्सप्लेन दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 87 में वापस फिर से आओ। और यहाँ पर एक शब्द दिया है टेंसर फ्लो। आओ देखो ये टेंसर फ्लो क्या होता है? सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। टेंसर फ्लो क्या है ये? क्या मुझे बता सकते हो? ध्यान दो। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है प्लेटफ़ॉर्म है। किससे संबंधित है? मुझे बताओ। ये है किससे संबंधित? तो ये है मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, इसे किसने विकसित किया था बता सकते हो आप? इसे विकसित किया था गूगल ब्रेन ने। गूगल ब्रेन के द्वारा ये विकसित है, ठीक है? और टेंसर फ्लो के आर्किटेक्चर के मुझे घटक बता दो। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टेंसर फ्लो के आर्किटेक्चर के घटक कौन-कौन से हैं? 3 याद रखना, टेंसर फ्लो सॉरी, टेंसर, ग्राफ और साथ ही साथ सेशन। सेशन से सवाल पिछले एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए थे, सेशन से एक सवाल आया था कि सेशन किसे कहा जाता है, ठीक? तो ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कर लिया? अब आगे बढ़ो ज़रा 89 में। इसमें क्या कह रहा है? 89 नंबर पढ़ो। 89 में कह रहा है कि एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। कथन में कह रहा है कि एक वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। नहीं, ये गलत है। वीपीएन उपयोगकर्ता और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालाँकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक बात समझो, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन कौन-सा था? ये क्वेश्चन था 88, है ना? इसमें आर सही होगा, आर, और ए गलत हो जाएगा, ठीक है? अर्थात ए पार्ट इसका सही होगा। अच्छा, मैं आपको लिए चलता हूँ इसके पीछे, यानी कि 88 नंबर में एक बार फिर से चलो। और 88 में मैंने आपको डिजिटल वॉलेट क्या बताया था? डिजिटल वॉलेट के बारे में बताया था, जस्ट वेट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ।
डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन-देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर। हाँ, ठीक है। 90 नंबर में आ जाओ। 90। इसमें कह रहा है, इसमें फिर से अभिकथन और कारण दिया है। कथन में कह रहा है सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। ये जो सुदृढ़ीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रीइन्फोर्समेंट। ठीक है? रीइन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइन्फोर्समेंट का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर, यानी कि त्रुटि के माध्यम से ये सीखते हैं। तो अभिकथन ए तो सही हो गया। बी में आओ, सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेबल पर आधारित नहीं होते हैं, है ना? ये गलत हो गया। सुदृढ़ीकरण का मतलब है पेनाल्टी लगती है और सामने वाला सीखता है। तो ये आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। 91 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? आल्ट ई संपादन करना विकल्प का, आल्ट शिफ्ट डी तिथि डालना, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल के कट इसका मतलब नहीं होता है। कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक के लिए। सी पार्ट इसका सही होगा। 92 में आ जाओ। कह रहा है कि इनमें से एनएलपी के संबंध में कौन-सा विकल्प सही नहीं है? एनएलपी, एनएलपी एक प्रत्याशित है, नहीं, एनएलपी अनप्रेडिक्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनएलपी के संबंध में 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहले तो ये जो एनएलपी लिखा है, इसका पूरा नाम क्या है? आप बताओगे नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वास्तव में एनएलपी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा के अध्ययन को जोड़ता है, ठीक है? और ये जो एनएलपी है, ये अप्रत्याशित तरीके से बातचीत करने में सक्षम होता है। तो कह रहा है कौन-सा विकल्प सही नहीं है? इसमें ए पार्ट गलत हो जाएगा, प्रत्याशित। 93 में आप, कह रहा है कि किसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल धन की पहचान करने के लिए? आंसर है एमआईएमडी, एमआईएसटी, एमएमआईडी, यही सही होगा। एमएमआईडी। आओ देखो, ये मैंने लिखा एमएमआईडी, मतलब क्या है इसका? मतलब है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, क्या मुझे बता सकते हो ये कितने अंक होते हैं इसमें? इसमें होते हैं 7 अंक, अर्थात यह 7 अंकीय कोड है। और ये जो 7 अंक हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें जो शुरू के 4 अंक होते हैं, ये पहले 4 अंक आईएमपीएस याद रखिएगा। आईएमपीएस मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाले बैंक के पहचान संख्या होती है। सुविधा देने वाले बैंक की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। विशिष्ट पहचान संख्या है, ठीक है? और एक शब्द और आप लिख लो, आईएमपीएस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तत्काल भुगतान सेवा, तत्काल भुगतान सेवा, यानी इसे कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंग्लिश में। चलिए 94 में आओ, क्या कह रहा है? कर्नेल का एक प्रकार जहाँ सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं कर्नेल स्पेस लिखा है, स्पेस में चल संचालित होती हैं। इसमें सिस्टम घटकों के बीच निर्भरताएं होती हैं। इसमें प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। वो कौन-सी है? इसे कहा जाता है मोनोलिथिक कर्नेल। ये तो बात हो गई मोनोलिथिक की। एक शब्द और नीचे लिखा है माइक्रो। यहाँ पर आओ, मैं आपको माइक्रो कर्नेल के बारे में बताता हूँ। माइक्रो कर्नेल, मुझे बता सकते हो ये क्या है माइक्रो कर्नेल? कहते हैं कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी सेवाएँ चलती हैं? तो आप बताओगे इसमें जो सबसे बुनियादी सेवाएँ होती हैं, वो कर्नेल स्पेस में चलती हैं। इसमें सबसे बुनियादी सेवाएँ
ये कर्नेल स्पेस में चलती हैं, ठीक है? और अन्य जो सेवाएँ होती हैं, वो कहाँ पर चलती हैं? जो अन्य सेवाएँ हैं, वो यूज़र स्पेस में चलती हैं, यूज़र स्पेस में, ठीक है? अच्छा, माइक्रो कर्नेल जो है, माइक्रो कर्नेल में सबसे बुनियादी सेवाएँ ही शामिल होती हैं और ये सबसे बुनियादी सेवाएँ बहुत सारी होती हैं, जैसे बेसिक शेड्यूलिंग हो गया, मिनिमल मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या फिर इनर प्रोसेस कम्युनिकेशंस हो गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट अगर आपको पढ़ने हों, तो आपके लिए कंप्यूटर का बैच अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये जितने भी नए टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर मशीन लर्निंग, अ, इसके अलावा और भी टॉपिक्स जैसे डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स या फिर हम कहें अ, बूलियन अलजेब्रा, ये सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पर डिटेल में कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चंस वहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका। तो और साथ ही साथ जिस आप कंप्यूटर के बैच से एनरोल करेंगे, उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ख़ैर 94 के बाद आ जाओ 95 में। इसमें क्या कह रहा है? टीवी प्रसारण में चित्र संकेत मॉड्यूलेट होता है। चित्र संकेत आयाम मॉड्यूलेट होता है, आयाम। और ये आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर संचार में संदेश को प्रसारित करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 96, इसमें क्या कह रहा है? सही सुमेलित करिए, यानी कि सही सुमेलित विकल्प का चयन करिए। आर्ची एक टूल प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी को खोजने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक है। नेट एडिक्ट जैसे एक व्यक्ति होता है जो एडिक्ट होता है टोबैको का, ठीक उसी प्रकार से नेट का भी एक एडिक्ट व्यक्ति होता है जो इंटरनेट सर्फिंग में बहुत अधिक समय बिताता है। गोफर क्या है? गोफर वास्तव में एक इंटरनेट पर विभिन्न कंप्यूटरों से जो टेक्स्ट फाइल को खोजने का एक तरीका होता है, इसे कहते हैं गोफर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से ईमेल संदेशों को सर्वर से प्राप्त किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आगे कह रहा है रिच टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट विद नो फॉर्मेटिंग, नहीं, रिच टेक्स्ट उसे कहते हैं जो फॉर्मेट के साथ होता है, अर्थात टेक्स्ट विथ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, ठीक है? ये इसका सही होगा। तो चौथा भी गलत है, केवल और केवल 1 और 2 सही हैं। आगे बढ़ो ज़रा, 97 में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेंसर फ्लो में सेशन क्या होता है? एक कंप्यूटेशन ग्राफ जो न्यूरल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है, एक न्यूरल नेटवर्क की संरचना को देखने का उपकरण है या फिर टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन ग्राफ के मूल्यांकन का एक तरीका है। सी सही होगा इसका। सेशन मैंने अभी आपको बताया था पीछे, टेंसर फ्लो आर्किटेक्चर में टेंसर, ग्राफ और सेशन, ठीक है? अब इसमें सेशन क्या है? सेशन ग्राफ द्वारा परिभाषित गणना चलाता है और टेंसर का मूल्यांकन करता है। इसी वजह से कहते हैं टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन ग्राफ को मूल्यांकन करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं सेशन। 98 में आओ, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन-सा आईबीएम के द्वारा प्रदान किया गया आईओटी प्लेटफ़ॉर्म है? आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे और आई होप ये आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स आपको पता होंगे। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। आईओटी प्लेटफ़ॉर्म, जैसे मैंने बताया एडब्ल्यूएस आईओटी कोर, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने एक आपको बताया था बैच में, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। मैंने एक बताया था ओरेकल, ठीक? ओरेकल आईओटी। मैंने एक बताया था का एंटरप्राइज़, एंटरप्राइज़। और भी कई सारे बताए थे जैसे थिंकवर्क्स आईओटी या फिर पार्टिकल आईओटी। तो बहुत सारे बताए थे। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। इसमें आईओटी आईबीएम का हो जाएगा आईबीएम वाटसन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सुपरवाइज्ड लेबल रहित डेटा का इस्तेमाल करता है, ये तो गलत है। सुपरवाइज्ड में लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है। यह जटिल होता है क्योंकि मॉडल बिना किसी मार्गदर्शन के ढूंढता है, मार्गदर्शन करना पड़ता है। बिना किसी गलत हो जाएगा, सुपरवाइज्ड है ना, तो आप उसका सुपरविजन करोगे। एसोसिएशन इसका प्रमुख प्रकार है। क्या एसोसिएशन इसका प्रकार है? नहीं, एसोसिएशन अनसुपरवाइज्ड का है।
तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज़ यही सही होगा। अच्छा, अगर हम अनसुपरवाइज़्ड की बात करें, अनसुपरवाइज़्ड इसके प्रकार हैं जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम और साथ ही साथ एसोसिएशन इसके हैं। वहीं सुपरवाइज़्ड के कौन-कौन से हैं टाइप्स जैसे क्लासिफिकेशन, ठीक? क्लासिफिकेशन और एक मैंने क्या बताया था? रिग्रेशन, रिग्रेशन ये इसके टाइप्स हैं। और रीइन्फोर्समेंट 3 मैंने लर्निंग्स बताई थी। रीइन्फोर्समेंट किस पर डिपेंड करता है? फीडबैक पर आधारित है। एजेंट फीडबैक के आधार पर सीखता है। एक और मैंने बताया था, याद करो, सेमी सुपरवाइज़्ड, सेमी सुपरवाइज़्ड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? सेमी सुपरवाइज़्ड में लेबल्ड और लेबल रहित और लेबल युक्त दोनों डेटा का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी। नेक्स्ट देखो, जीआरयू में गेट्स की संख्या 2, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, जीआरयू होता क्या है? इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप बताओगे गेटेड रिकरेंट यूनिट, रिकरेंट यूनिट, ये है जीआरयू। और जीआरयू एक प्रकार का वास्तव में आरएनएन होता है। आरएनएन क्या है? इसे कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक? आरएनएन पूरा नाम पूछा जा सकता है। आरएनएन के 2 कंपोनेंट हैं। कौन-कौन से इसके 2 कंपोनेंट हैं? एक को कहते हैं रिकरेंट न्यूरॉन्स, रिकरेंट न्यूरॉन्स और एक को कहा जाता है आरएनएन अनफोल्डिंग, आरएनएन अनफोल्डिंग। अच्छा, एक मैं फुल फॉर्म और लिखता हूँ, इसको भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ये मैंने लिखा पी सॉरी मैंने लिखा पी क्या है इसका पूरा नाम? इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 65 में क्या कह रहा है? सही विकल्प को पहचानिए, सही विकल्प को पहचानिए। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पारिस्थितिकी माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा, इन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाँ, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2024 ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। यानी जो बुकर पुरस्कार 2024 है, ये ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे, इनका एक उपन्यास है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये सारे के सारे सही हैं, डी डी पार्ट ये सही हो जाएगा। 66 में आओ, इसमें कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करो। देश की रक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रदेश में रडार फैक्ट्री बनाने की घोषणा की गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यह फैक्ट्री भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। हाँ, इसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिसामई गाँव में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, डी पार्ट सही हो जाएगा। 67 में आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बजट 2025-26 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए कितना धन आवंटित किया है? ये किया है 400 करोड़ रुपए, ठीक है? 67 देखो 68 देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी योजना यानी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत सही कथन का चुनाव करो। प्रत्येक सरकार ने अगले वर्ष प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष गांधी जयंती पर गरीबी मुक्त होने का संकल्प किया है। अगले वर्ष यानी कि 2 अक्टूबर, ठीक? गांधी जयंती के अवसर पर ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से लेकर 25 निर्धनतम परिवार चिन्हित किए जाएँगे। हाँ, ये भी सही ठीक है। 10 से लेकर 25 निर्धनतम परिवारों को इसमें चिन्हित किया जाना है। उनकी जाँच के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। ये द्विस्तरीय नहीं है। ये जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये त्रिस्तरीय है। ध्यान दें, त्रिस्तरीय प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, तो ये तीसरा गलत होगा। केवल और केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है? और मुझे बता सकते हो ये जो स्कीम है ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम, इसे शुरू कब किया गया और इसका लक्ष्य क्या है? देखो, मैं बात कर रहा हूँ ज़ीरो पॉवर्टी अभियान की।
ये जो ज़ीरो पॉवर्टी अभियान है, ज़ीरो पॉवर्टी अभियान, ये शुरू कब हुआ था? तो आप बताओगे 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक परिवार का जो वार्षिक आय होना चाहिए, वो वार्षिक आय कितना होना चाहिए इस योजना के आधार पर? 1,25,000 1,25,000 रुपए वार्षिक आय कर देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें कितने परिवारों का चयन किया जाएगा? लगभग 10 से 25 तक की संख्या में परिवारों का चयन होगा। 10 से 25 तक परिवार का इसमें चयन किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी, वो कितने स्तरीय होगी? वो होगी त्रिस्तरीय। 3 स्तर पर चयन प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ई पार्ट। आगे देखो 69 कह रहा है कि हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उत्तर प्रदेश के किस जिले की हल्दी खरीदने के लिए 3 एफपीओ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहराइच की हल्दी है। आंसर होगा सी पार्ट। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है बहराइच, बहराइच से 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ, याद रखना। बहराइच, ठीक है? दरअसल एक आपने हिंदी धर्म में गुरु का नाम सुना होगा ऋषि अष्टावक्र। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि महाराज जनक के जो गुरु थे ऋषि अष्टावक्र वो यहीं के थे, याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ष है 1929। 1929 बहराइच के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 1929 में बहराइच में गांधी जी आए थे, ठीक है? यहाँ पर गांधी जी आए थे बहराइच में। और इसके अलावा 1934 सॉरी 1034 ये ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है बहराइच के लिए? क्योंकि बहराइच में गजनवी का एक सेनापति था जिसका नाम था गाजी मियाँ, गाजी मियाँ। इसे महाराजा सुहेलदेव ने हराया था। सुहेलदेव ने इसे पटखनी दी थी यहीं पर। और बहराइच इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक यहीं पर है। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। 70 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को किस वर्ष आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था? ये तो सिंपल सा सवाल है, 1869 यानी कि बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके संबंध में 2-3 बातें याद रखो। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, गौर करना। उत्तर प्रदेश में जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश, क्या बता सकते हो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे वाल्टर मॉर्गन, ठीक? ये पहले थे और इसका नाम बदल के इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब किया गया है? 11 मार्च, ये तारीख याद रखना, 1919। इसी तारीख को इसका नाम रखा गया था इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है? तो इसका सही हो जाएगा बी पार्ट। अच्छा, ऊपर आओ जरा 71 में, अगले प्रश्न में आओ 71 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं ये पूछ रहा है आपसे। मेरठ है, शाहजहांपुर है, चौरी चौरा है, साथ ही साथ महुआ डाबर, ये सारे के सारे हैं, ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। 72 72 में आ जाओ। 72 72 कह रहा है कि ये जो कथन दिए हैं इनको पढ़ो और सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर देश का पहला रेल रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है, क्या ये सही है? हाँ। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय ये प्रयागराज में स्थापित नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा वाराणसी में, याद रखिएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है प्रदेश का पहला स्किन बैंक हैलट कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो तीसरा भी सही है, अर्थात 1 और 3 सही हो जाएंगे। 73 देखो, 73 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये 3 से 5 है। इतने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 अधिनियम लिख रहा हूँ, ये 3 के तीनों अधिनियम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला 1959, इस वर्ष एक अधिनियम बना था उत्तर प्रदेश में जिसे कहा जाता है म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन एक्ट अधिनियम 1959। एक अधिनियम 1916 में आया था, इसको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के ही संबंध में है ये, 1916 में। इसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटी अधिनियम। म्युनिसिपैलिटी अधिनियम, ठीक, एक्ट। और एक अधिनियम आया था 1999, 1999 में। इस अधिनियम को याद रखना, जिला योजना समिति अधिनियम है ये। जिला योजना समिति अधिनियम है। तो ये सारे के सारे अधिनियम यानी तीन के तीनों याद रखो, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो 74। कांग्रेस की 4 बार यानी 1903, 1918, 1932, 1933 में अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था प्रयागराज में। प्रयागराज। और प्रयागराज क्यों फेमस है? आओ इसकी चर्चा कर लें। हमारे हिंदू धर्म में कुछ देवी देवता हैं, जैसे सोम, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, जैसे वरुण, जैसे प्रजापति। कहते हैं कि ये जो सोम, वरुण, प्रजापति हैं, इनका जन्म स्थान प्रयागराज को ही माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में और भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर है आनंद भवन, जैसे यहाँ पर नया यमुना पुल है, जैसे यहाँ पर खुसरो बाग है, खुसरो बाग। और इसके अलावा यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। ये अब इसे अल्फ्रेड के नाम से नहीं, बल्कि इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रयागराज में हैं, याद रखिएगा। 75 में आ जाओ। कह रहा है राजकीय चमड़ा संस्थान आगरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में की गई थी, याद रखो। और ये है कहाँ पे? ये है आगरा में। 76 देखो। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में हुई थी क्या? हाँ। 1940 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1940 में नहीं हुई थी, ये गलत लिखा है। ये हुई थी 1938 में। तो 1940 के स्थान पर 1938 लिख दो, वाक्य सही हो जाएगा। ये दूसरा वाक्य गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 में पारित किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएँगे, ई पार्ट इसका ठीक होगा। ठीक, दूसरा गलत है। आगे बढ़ो ज़रा, 77 में आ जाओ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई नई फ़िल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए, 2 तिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ो ज़रा 78। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था? ये किया गया था 1972 में। और ये है कहाँ पे? दरअसल ये एक दुधवा का ही एक हिस्सा है, अर्थात ये मैलानी के पास है। मैलानी के पास दुधवा का हिस्सा है। दुधवा का यह एक हिस्सा है। ठीक, बात समझना। और ये स्थापित कब हुआ था? 1972, 1972 में। और एक खास बात और याद रखो, इसी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में एक ताल है। इस ताल को कहते हैं हदी ताल। और इस जब हदी ताल के आसपास आप देखोगे, तो हदी ताल के आसपास आपको सर्वाधिक बारहसिंघा देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक बारहसिंघा यहीं पर मिलते हैं। ठीक है। और एक और है, पशु है जिसको कहते हैं सांभर। सांभर। दरअसल ये भारत का सबसे बड़ा हिरण है, हिरण प्रजाति। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा 1972। आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म के शुभ अवसर पर गाया जाता है? ये गाया जाता है सोहर, ये सबको पता होगा। 80 में आ जाओ। 80 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है? चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होते हुए आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। ये है NH509। देखो क्वेश्चन नंबर 81 में आओ देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1
इसी नदी पर है, हाँ, ये भी ठीक है। सरयू गंगा के दाएँ तट से मिलता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी आ रही है, तो ये हो गया इसका दायाँ यानी राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। कह रहा है सरयू इस छोर से आके मिलती है, ये गलत है, ये गलत है। सरयू दाएँ से नहीं बल्कि सरयू बाएँ से मिलती है, लेफ्ट से। और यह नदी यानी गंगा नदी बदायूं शाहजहांपुर से होते हुए पीलीभीत में कहाँ प्रवेश करती है? ये तो गलत है, चौथा भी गलत हो गया। तो 1 और 2 यानी केवल और केवल कथन 2 सही हैं आपके, ठीक है? 1 और 2 आगे बढ़ो ज़रा। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 82 देखो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुला वन, झाड़ी वन का कुल प्रतिशत योग क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 1.12%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? 1.66%। वहीं ओपन फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? ये है 3.46%। अच्छा, तो टोटल मुझे बता दो कितना हो गया? टोटल टोटल हो गया 6, 6 12 13 14 यानी कि 4। यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 1 2 कैरी के, ये हो गया 2, 3 2 5, 5.24%। 3 2 5 और 1 6, सॉरी कैरी का मैंने नहीं जोड़ा, यहाँ 6 होगा, यानी 6.24%। इसमें कह रहा है कि सबको जोड़ दो, अत्यंत सघन वन को भी जोड़ो, सामान्य सघन वन को भी जोड़ो, खुले वन को भी जोड़ो, सबको जोड़ दिया। इसके बाद कह रहा है झाड़ी को भी जोड़ना है। तो झाड़ियाँ कितनी हैं? 6.24 ये टोटल था, अब इसमें झाड़ी भी जोड़ना है, तो झाड़ियाँ हैं उत्तर प्रदेश में 2.27, यानी अब कितना हो गया? 7 4 11 5, 6.51%। यही आंसर होगा बी पार्ट। ठीक, आगे बढ़ो 83। कह रहा है उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम संबंधित है। किससे संबंधित है ये? ये किस ईयर से संबंधित है? जिला योजना समिति 1999 से। 84 देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के कलाकार दिए गए हैं और बताइए कि इनमें कितने कलाकार हैं जो तबला वादन से संबंधित हैं। किशन महाराज हैं, कंठे महाराज हैं, गुदई महाराज हैं। 3 हो गए तबला वादन से संबंधित। इसके बाद ये हैं पागलदास, ये खावजी हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में पढ़ा होगा। सादिक अली ये सारंगी बजाते हैं, ठीक है? ये सारंगी से संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा 3। 85 देखो, 85 में कह रहा है कि बरुआ सागर के संबंध में बताइए कि कितने कथन सही हैं। इसे ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इसे घुघुआ मठ भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। महोबा में ये नहीं है, ये है झांसी में। और इसके अलावा किले के निकट मौर्य काल से संबंधित जो जराई मठ है, वो मौर्य काल से संबंधित है, ये गलत है, नहीं, ये गुप्त काल से संबंधित है। जराई मठ गुप्त काल से संबंधित है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 और 2 केवल सही हैं, ठीक है? 86 में देखो यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू है। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान, ये लिखा है भुगतान। भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मापन का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है आईएसओ 20022 का, ठीक है? नेक्स्ट देखो 87। 97 में कह रहा है कि हडूप में डेटा नोड और नेम नोड क्या है? वास्तव में ये क्रमशः वर्कर नोड और मास्टर नोड कहलाते हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 87 में 88 में देखो, इसमें कह रहा है कि स्मर्फ अटैक के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इसके लिए मूल उपकरण 1997 में डैन मॉस्चुक द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। यह सर्वर और नेटवर्क को प्रभावित करता है। क्या ये सही है? हाँ। यह डीओएस से भिन्न एक अटैक है। नहीं, ये गलत है। दरअसल स्मर्फ अटैक को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का ही एक प्रकार है। अर्थात स्मर्फ अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस का ही एक प्रकार है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 1 और 2। 89 देखो, 89 कह रहा है कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? एच लुकअप श्रेणी की बात कर रहा है, तो समय तो गलत हो जाएगा, इंडेक्स भी गलत हो जाएगा। वी लुकअप सही होगा, ठीक है? वी लुकअप दरअसल किसी तालिका या फिर श्रेणी में किसी विशिष्ट मान की इसके द्वारा खोज की जाती है। 90 देखो, कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? क्या किया जाता है? इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है,
इनपुट को कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो बी पार्ट इसमें सही होगा। 91 में आ जाओ। ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होती है? तो बात नेटवर्क के बीच डेटा रूट करना है, तो आंसर नेटवर्क लेयर ही हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कंप्यूटर में ओएसआई लेयर पढ़ाई थी। ओएसआई मॉडल की परतें। ओएसआई मॉडल की मैंने आपको परतें बताई थी। कौन-कौन सी हैं परतें? 7th 7 मैंने टोटल परत बताई थी। 7वीं कौन सी है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। और अब आ जाओ छठवीं में, छठी कौन सी है? ये है प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन लेयर। इसके अलावा 5वीं लेयर कौन सी है? 5वीं है सेशन लेयर, ठीक है? चौथी लेयर कौन सी है? ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरी लेयर कौन सी है? ये है नेटवर्क लेयर। और इसके अलावा दूसरी लेयर है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। और पहली लेयर कौन सी है? ये है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक। तो ये टोटल 7 लेयर्स हैं। इसमें जो नेटवर्क लेयर है, ये एक तीसरी लेयर है। इसमें 2-3 बातें मैंने आपको बताई थी नेटवर्क लेयर में, याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये लिखा मैंने नेटवर्क, नेटवर्क लेयर, गौर करना। ये जो नेटवर्क लेयर है, मुझे बताओ ओएसआई मॉडल की कौन-सी परत है? आप बताओगे ओएसआई मॉडल की यह तीसरी परत है, ठीक। इसके अलावा इसमें जो सेगमेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे इन्हें पैकेट कहा जाता है। इसमें सेगमेंट को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है पैकेट, पैकेट कहा जाता है। अच्छा, और मुझे बताओ, ये जो नेटवर्क लेयर है, इसमें कौन-कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा, प्रोटोकॉल आपसे पूछे जाएँगे। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, इसके अलावा एआरपी। मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, एआरपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है एआरपी का? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 92 में। 92 में कह रहा है कि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलैरिटी, यही सही हो जाएगा। डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्युलैरिटी। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में कंप्यूटर के बैच में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है? और ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। डीडीओएस हमले डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है? दरअसल जब भी कभी इस प्रकार का हमला होगा, इसमें आपका जो ट्रैफ़िक होता है, उसको भर दिया जाता है। अर्थात कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफ़िक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है। डी पार्ट इसका सही होगा। ए पार्ट में क्या कह रहा है? अनाधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, ये गलत है। नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी गलत है। एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों में कमजोरियों का फ़ायदा उठाना, नहीं। इसमें दरअसल आपके ट्रैफ़िक को ब्लॉक कर दिया जाता है ओवरलोड करके। तो ये डी पार्ट इसका सही होगा, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 94 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी सामान्यतया हम इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, या फिर एसआरएएम है, या फिर डीआरएम है? एसआरएएम मतलब स्टैटिक रैम, डीआरएम मतलब डायनामिक रैम, ठीक? ये आपने पढ़ रखे होंगे कंप्यूटर में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होता क्या है? आओ ज़रा एक 2-3 बातें इसमें याद रखो। फ्लैश मेमोरी, क्या है ये फ्लैश मेमोरी? देखो, दरअसल ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, गौर करना। और ये वास्तव में एक, चूँकि मेमोरी है तो फिर स्टोरेज इसमें होगा, तो स्टोरेज कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज है ये, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैर वाष्पशील
गैर वाष्पशील कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप बताओगे ईईप्रोम। ईईप्रोम के थ्योरी पर ये आधारित है। तो खैर, आंसर होगा फ्लैश मेमोरी। 95 में आओ जरा। 95 में क्या कह रहा है कि कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। कह रहा है कि प्राथमिक उद्देश्य से मिलाइए। मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल मर्ज का सीधा सा तात्पर्य होता है कि डेटा बेस में डेटा के दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना। सेकंड, पिवट टेबल का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? विश्लेषण के लिए गतिशील सारांशन उपकरण है वास्तव में ये। ट्रैक चैलेंज के लिए दस्तावेज संशोधनों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। और वी लुकअप क्या करता है? किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर खोजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप मैच करा लेना और नीचे ऑप्शन आप देख लो। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 96 में आओ। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन है जो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उपयोगकर्ता के प्रामाणिक होने के बाद उसे दीर्घकालिक एक्सेस प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करता है, या फिर केवल बाहरी अनुरोधों की जांच करने हेतु आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक पर भरोसा करता है, यह सभी नेटवर्क खंडों की सुरक्षा के लिए सिंगल फायरवॉल पर निर्भर रहता है। क्या होगा इसका? जीरो ट्रस्ट। मैंने कहा था जीरो ट्रस्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि विश्वास मत करना। ध्यान देना, कभी भी विश्वास मत करना। उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करो। यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करो, कभी भी ऐसे ही विश्वास मत कर लेना। बी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 97। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? कैसे उठाया जा सकता है? सभी पारंपरिक सुरक्षा उपायों को एक ही एल्गोरिदम में प्रतिस्थापित करती है? नहीं, गलत है। असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करते हैं जो साइबर खतरों का संकेत दे सकते हैं। बी पार्ट इसका सही होगा। और देखो, मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करके, ये तो सरासर गलत है। निश्चित नियम बनाकर जिन्हें कभी भी आदतन करने की आप नहीं, आदतन करोगे ही करोगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपने आप को अपडेट करती है। तो चौथा भी गलत। 98 में आओ। ये दो कॉलम दिए हैं। लिंक्डइन क्या होता है? दरअसल ये व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इसका ए पार्ट हो जाएगा। ट्विटर क्या होता है? सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। इसका दूसरा हो जाएगा। ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक टेली मेडिसिन पहल है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। माई गवर्नमेंट क्या है? शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच है। ये सारे के सारे मैच हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 99, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर की भूमिका। इसमें देखो, कह रहा है कि यह निष्पादन से पहले उच्च प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। हाँ, ठीक है। कंपाइलर पूछ रहा है ना? फिर से पढ़ो इसको। यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। यह कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक ही निष्पादन योग्य मॉड्यूल से जोड़ता है। यह रन टाइम के दौरान लाइन दर लाइन कोड निष्पादित करता है। ये असेंबली लैंग्वेज को सीधे उच्च स्तरीय कोड में परिवर्तित करता है। नहीं, ए पार्ट सही होगा। 100 देखो। आईओ इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो डिवाइस ड्राइवर होता है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका प्राथमिक कार्य होता है इनपुट आउटपुट संचालन के लिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना। नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ का काम करना। हाँ, ये मध्यस्थता करता है। यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड में परिवर्तित करना, या फिर अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम मेमोरी रो एलोकेशन का प्रबंधन करना। बी पार्ट इसका सही होगा। 100 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुरस्कार दिए हैं और व्यक्ति और संस्था दी है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार ये मिशेल बैचलेट को मिला है। स्कॉच 2024 नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अपर्णा सेन को मिला है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार भारत जगदेव और मरीना सिल्वा को मिला है। ये सारे के सारे मैच हैं। बिल्कुल सही है। 66 में आओ। 66 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डॉल्फिन सफारी निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? ये है वाराणसी।
अपना वाराणसी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी करंट में बहुत कुछ घटनाएँ हुई हैं। मैं ये घटनाएँ लिख रहा हूँ और आई होप इनके आप बताओगे घटना कहाँ घटी है। जैसे मैंने लिखा डॉल्फिन सफारी, ये कहाँ बनेगा? डॉल्फिन सफारी बनेगा वाराणसी में। वाराणसी, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ पूर्वांचल का पहला स्किन बैंक। पूर्वांचल का, ओह सॉरी, पूर्वांचल नहीं है। पूर्वांचल तो आप चले जाओगे वाराणसी और आगे। मैं प्रदेश लिखता हूँ। प्रदेश का पहला स्किन बैंक। चलो बताओ, ये कहाँ है? ये कानपुर में। कानपुर के हैलट में। ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा आईएसओ प्रमाणन, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पहला कमिश्नरेट बता सकते हो? ये है नोएडा। एक और मैं लिख जस्ट वेट, एक और मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैंने लिखा राज्य की पहली राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। एकीकृत हरित शहरी सड़क, बताओ मुझे ये कहाँ पर है? ये है मेरठ में। ठीक, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 66 का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अब आ जाओ 67। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के अंतर्गत सही विकल्पों का चयन करो। ये दोनों ही योजनाएं राज्य में हरित विकास के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल ठीक है। उपवन योजना के अंतर्गत शहरों से गांवों तक वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए हेरिटेज ट्री हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के तहत 948 हेरिटेज वृक्षों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा विरासत वृक्ष यानी कि हेरिटेज ट्री ये प्रयागराज में है। ये गलत है। ये है वाराणसी में। इसमें आपका चौथा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ और आगे 68 में। कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी निर्धारित है? 20 लाख रुपए, 25 लाख? ध्यान दो, औद्योगिक क्षेत्र पूछ रहा है। तो इस योजना को उठाओ, जरा यहाँ पर आओ। मैं आपको पूरा डिटेल में इस योजना के बारे में बताता हूँ। योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। लिख लो हमारे साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब मुझे बताओ, ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इस योजना के अंतर्गत जब भी कभी कोई लाभार्थी उद्योग स्थापित करने की बात करेगा तो उसे कितनी राशि, सहायता राशि दी जाती है? इसे दी जाएगी 25 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र के लिए लोन लेना चाहता है तो कितना रुपया मिलता है? इसे मिलता है 10 लाख रुपए। ठीक, भूलना नहीं है। अच्छा, ये जो लोन है ये कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? तो जो ऋण है ये बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मार्जिन मनी कितने रुपए का प्रावधान है? मार्जिन मनी, तो मार्जिन मनी है 25%। अब मुझे बताओ, अगर 25% मार्जिन मनी है तो फिर उद्योग क्षेत्र में कितनी मार्जिन मार्जिन मनी होगी? उद्योग क्षेत्र के लिए ये होगी 25 लाख रुपए ऋण मिल रहा था, 25% मार्जिन मनी, तो आंसर हो जाएगा 6.25 लाख रुपए। वहीं सेवा क्षेत्र के लिए अगर पूछे मार्जिन मनी, तो आप क्या बताओगे? सेवा क्षेत्र के लिए कितना रुपया मिल रहा था? 10 लाख, और 25% मार्जिन मनी है। आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। ठीक। इस योजना का लाभ लेने अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या पात्रता दर्शानी होगी? सबसे पहली पात्रता कि आप यूपी के निवासी हो। दूसरी पात्रता क्या होनी चाहिए? आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लिया हो। और तीसरी पात्रता होनी चाहिए आप 18 से लेकर 40 साल की उम्र के मध्य हों। ठीक है। वापस आ जाओ। सही उत्तर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख। 69 देखो, कह रहा है मेरी बस मेरी सड़क पहल के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यह पहल नगरीय परिवहन निदेशालय ने यूएसए आईटी और
CEEW के साथ मिलकर शुरू की है। ठीक है। इस पहल के अंतर्गत USAID समर्थित क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ परियोजना के तहत नगरीय परिवहन निदेशालय के मार्गदर्शन में 3 शोध अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। 2031 तक प्रतिदिन 60 लाख यात्रियों को सेवाएं देने के लिए 12,000 से अधिक नगरीय बसों की आवश्यकता होगी। ये सारे के सारे सही हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो। 70 नंबर में आओ। कह रहा है कि गुलाब बाड़ी का मतलब है गुलाबों का बगीचा। ठीक, याद रखो, गुलाबों का बगीचा। अच्छा, सवाल में पूछ रहा है इसके संबंध में सही कथन बताओ। ये लखनऊ में है क्या? नहीं, लखनऊ में तो नहीं है, यह है अयोध्या में। आगे कह रहा है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की यहाँ पर कब्र है। ये भी गलत है। यहाँ पर मकबरा है शुजा उद दौला का। शुजा उद दौला का यहाँ पर, हाँ, ये है, मकबरा है। इसका निर्माण चारबाग शैली में किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और दो सही होंगे, सॉरी, एक और दो गलत होंगे। यहाँ पर कह रहा है सही कौन है, तो फिर नापीस हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ो। 71 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत विचार करो और सही कथन पहचानो। राज्य में 10 करोड़ रुपए के खेल विकास कोष बनाया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। 10 करोड़ रुपए से खेल विकास कोष बनेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में 14 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे जो एक एक खेल पर आधारित होंगे। 14 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी सही है। राज्य में 10 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ये गलत है। राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे। केवल और केवल एक और दो सही है। 72 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। सरकार के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर के विकास करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है, 72। दूसरे में आओ, जनपद के करबी के खुटिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। 73 में आओ। 73 में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्ष दिए हैं और उनको कालानुक्रम में सजाना है। आनंद मिश्रा, ये आएंगे सबसे लास्ट में, यानी पहला होगा सबसे लास्ट में। ए पार्ट इसका हमें लग रहा है सही होगा। फिर इसके अलावा तीसरा एसएटी रिजवी पहले आएंगे। एक मिनट, पहले आएंगे टी अंधर, है ना? एक मिनट इसको देख लूं। टी अंधर आएंगे, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे एसएटी रिजवी। एसएटी रिजवी कालानुक्रम में सजाना है आपको। फिर इसके बाद कौन आएगा? आएंगे अतुल कुमार गुप्ता। इन्हें एक एक गुप्ता भी कहा जाता है। और इसके बाद आनंद मिश्रा। ये आपका सही क्रम होगा। ठीक। 74 में आ जाओ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो शाहजहांपुर से संबंधित थे। उन्होंने किस वर्ष मैनपुरी षड्यंत्र और किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र मामलों में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था? 1918 और 1925, ये दोनों, यानी कि सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में दो तीन बातें याद रखो। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, इनसे संबंधित तीन चार बातें याद रखो, पूछी जा सकती हैं आपसे। सबसे पहला कि जन्म, ये शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। इसके अलावा अगर हम आपसे माता संबंधी सवाल पूछें कि इनकी कौन थी, तो आप बताओगे मूलमती। मूलमती, ठीक है। और इन्होंने, इनसे संबंधित एक क्रांतिकारी संगठन है जो इस्टेब्लिश किया था, मातृ देवी। सवाल ये भी पूछा जाता है कि मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन को इस्टेब्लिश किसने किया था? क्रांतिकारी संगठन, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे हाथ है बिस्मिल साहब का। 1918, ये मैनपुरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। मैनपुरी षड्यंत्र। और इसके अलावा 1925 में काकोरी षड्यंत्र का ये हिस्सा थे। काकोरी षड्यंत्र, ठीक। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। और 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। और फांसी कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा।
75 में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को किन दो शहरों के मध्य संचालित की गई थी? ये हुई थी प्रयागराज से बाराबंकी कि लखनऊ से बाराबंकी? ये हुई थी लखनऊ से बाराबंकी। सी पार्ट सही है। ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ से 2-3 सवाल बताओ। चलो, सड़क परिवहन से संबंधित। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या बता सकते हो? कॉर्पोरेट का कार्यालय कहाँ पर है? आप बताओगे लखनऊ में। इसके अलावा चलो एक मैं सवाल और पूछता हूँ, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, क्या बता सकते हो ये कब इसका गठन हुआ था? आप गठन बताओगे 13 अगस्त को। वर्ष बता दो 2004। ठीक है। एक और मुझे कार्यशाला बताओ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? चलो देखो, राज्य सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का निगम का केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। ठीक है, याद रखो। चलिए वापस आ जाओ जरा। सी पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो 76 में। 76 इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ होगा। बिल्कुल सही है। 2 लाख से अधिक आबादी के नगरों में टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 एकड़ होगा। ये भी सही है। इस नीति के अंतर्गत 1 मिनट 20 एकड़ होगा, ये गलत है। 20 एकड़ नहीं, यहाँ पर 25 एकड़ होना चाहिए। ये 25 एकड़ होगा। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो दूसरा गलत है, 1 और 3 केवल सही हो जाएंगे। आगे देखो 77 कह रहा है यूपीएसटीडीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। 78 देख लो जरा। आ जाओ 78 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष मुझे बता दो। पहले अध्यक्ष मैथ्यू नहीं थे, डक नहीं थे, ड्रैक ब्रोकमैन थे। यही सही होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देखो, सारे तथ्य मैं एक जगह लिखे दे रहा हूँ, आप याद रखना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में। गठन मुझे बताओ सबसे पहले। आप बताओगे 1 अप्रैल 1937। मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है स्थापित किया गया? तो आप बताओगे प्रयागराज में है। हालांकि इलाहाबाद कहा जाता था इसे। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब इसमें एक अध्यक्ष होता था और इसके 2 सदस्य होते थे। ठीक है। ये जो एक अध्यक्ष था, ये पहला था ड्रैक ब्रोकमैन। इसको कहते थे डी एल ड्रैक ब्रोकमैन। ये पहला अध्यक्ष था। और इसके पहले सचिव कौन थे बता सकते हो आप? इस आयोग के पहले सचिव ये थे महेशानंद घिल्डियाल। महेशानंद घिल्डियाल, ये इसके सचिव थे। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ। कौन सा सन है जब पीसीएस जे जुडिशरी वाला, इसे लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया था? लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। ये किस वर्ष घटना घटी थी जब पीसीएस के थ्रू स्थानांतरित किया गया था? 1939-40, याद रखिएगा। 1939-40 में। ठीक। आगे बढ़ो जरा 79 में आओ। क्या कह रहा है?
कह रहा है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश में जैन अल्पसंख्यक राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में नहीं हुई थी, 2008 में हुई थी। दूसरा गलत है। बरेली में नहीं है ये है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में। तो केवल और केवल एक सही है। ठीक है। 80 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्टाम्प ड्यूटी छूट कितनी है? 75 है, 50 है, 25 है, 10 है या फिर 100 है? आओ देखो। इस नीति को दो तीन बातें आप समझ लो। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश, लिख लो जरा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति। रोजगार प्रोत्साहन नीति। और ये नीति है 2022 की। इस नीति के तहत मैं दो तीन बातें आपको डिफाइन कर दूं। एक तरफ लिखो कैटेगरी। यहाँ से सवाल आपसे दो तीन बार पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही, नई एजेंसी के द्वारा। ये याद रखिएगा। कैप एक तरफ कैटेगरी और एक तरफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट इस नीति के तहत निर्धारित किया गया है, तो लार्ज कैटेगरी में 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज किया गया है। ये तो लार्ज श्रेणी है। अच्छा। मेगा कैटेगरी, मेगा श्रेणी के अंतर्गत 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सुपर मेगा, सुपर मेगा कैटेगरी में 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक रुपए निर्धारित किए गए हैं। सुपर मेगा के अलावा अल्ट्रा मेगा, अल्ट्रा मेगा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो आप क्या बताओगे? ये 3000 करोड़ रुपए से भी ऊपर। अगर आपसे पूछे कैटेगरी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप ये टेबल याद रखिए। यहाँ से दो तीन बार सवाल पूछे गए। चलिए, अब एक बात और लिख लो। स्टाम्प ड्यूटी में छूट। स्टाम्प ड्यूटी में छूट। अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए इस नीति के अंतर्गत कौन सी, यही औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में छूट कितनी दी गई है? सबसे पहला बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए ये दी गई है 100%। दूसरा, मध्यांचल के लिए, मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए कितनी छूट दी गई है? 75%। और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गाजियाबाद के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आप बताओगे 50%। अब वापस आ जाओ। आपसे पूछ रहा है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड, तो आंसर हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 81 में। देखो, कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ये रायबरेली से हैं, कासगंज से हैं, हमीरपुर से हैं या फिर बलरामपुर से हैं। एक क्षेत्र है दौलतपुर, दौलतपुर। और ये जो दौलतपुर है ये रायबरेली में पड़ता है। डी पार्ट सही है। ठीक है, जिला रायबरेली है और उत्तर प्रदेश का गांव है दौलतपुर। नेक्स्ट देखो 82। उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के संबंध में सही कथन की पहचान करो। प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना 1952 में हुई थी। आगे कह रहा है शुरुआती दौर में यह विभाग स्ट्रीट प्लानिंग और इमारतों की डिजाइन आदि का कार्य करता था। यह विभाग राज्य सरकार के प्रति आवासीय और नगर नियोजन विभाग से संबंधित मामलों की तकनीकी सलाहकार सलाह देता है। तो इसमें सही क्या होगा? ग्राम नियोजन विभाग 1952 में नहीं बना था। नगर और नियोजन विभाग 1948 में बना था। ए पार्ट गलत है, दूसरा और तीसरा सही होगा। आगे देखो 83। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये संबंधित हैं? अशफाक उल्ला खां हैं, पांडे साहब हैं, हजरत महल हैं या फिर देवी सिंह हैं? ये हैं उल्ला साहब। ठीक है, अशफाक उल्ला खां सही विकल्प चुनिए। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना 1957 में हुई थी क्या?
वित्त निगम पूछ रहा है, तो ये होगा 1954, ये गलत है, पहला वाला। यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो कार्यालय है वो कानपुर में है। और आगे पढ़ो। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो, इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होगा। ठीक। और उत्तर प्रदेश वित्त निगम ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, ये जो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, किस अधिनियम के तहत बना था, क्या बता सकते हो? 1951 का अधिनियम था, उसे कहते हैं राज्य वित्त निगम अधिनियम। राज्य वित्त निगम अधिनियम। ठीक। आगे बढ़ो जरा। यहाँ कह रहा है एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म, ये कब शुरू हुआ था? ये 2017 में शुरू हुआ था। आपने बजट 2025-26 पढ़ा होगा, इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है। चलिए, मैक्रो क्या है? छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने के बाद में स्थापित किए जा सकते हैं। तो मैक्रो क्या है? मैक्रो दरअसल ये स्वचालित अनुक्रम का पूर्व निर्धारित अनुक्रम होता है। दरअसल ये क्रियाओं के समूह होते हैं और वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में ये तैयार किए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? बी में उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म है। निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म है। ये डी पार्ट सही होगा। वीबीए क्या होता है? यहाँ पे वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है। आगे देखो 87 में, इसमें कह रहा है बाईं तरफ बाएं कॉलम में ओएस एक्सट्रैक्शन का मिलान करो और दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों को दिया गया है, तो आपको इनको मिलान करना है। सबसे पहले थ्रेड देखो। थ्रेड क्या है? वास्तव में सीपीयू की एक साथ कई कार्य करने की ये अनुमति देता है। तो थ्रेड का संबंध है सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। वर्चुअल, आपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस पढ़ा होगा, एक एड्रेस स्पेस पढ़ा होगा, और वो भी वर्चुअल। ये क्या है? वास्तव में ये मेमोरी से संबद्ध होता है, तो वर्चुअल हो जाएगा मेमोरी से रिलेटेड। फाइल सिस्टम, ये डिस्क से संबंधित होता है, और साथ ही साथ सिग्नल, ये इंटरप्ट से संबंधित होता है, या हम कहें इंटरसेप्ट, सॉरी। तो खैर, ये 87 में ए का हो जाएगा तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है। सी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो जरा, 88 में देख लो। ओएसआई मॉडल की लेयरों में सबसे निचली लेयर के ऊपर की ओर के क्रम में मिलान करने पर सही विकल्प पहचानो। ओएसआई मॉडल की मैंने 7 लेयर्स आपको बताई थी। कौन-कौन सी? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, दूसरी बताई थी प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी बताई थी सेशन लेयर, चौथी बताई थी ट्रांसपोर्ट, पांचवी मैंने और आपको बताया था नेटवर्क, फिर बताया था डेटा लिंक, इसके बाद बताया था फिजिकल। तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लेयर हैं। ठीक। आपसे पूछा है कि सबसे निचली से ऊपर की ओर क्रम में सजाओ, तो सबसे निचली कौन हो जाएगी? यहाँ पर इस ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा। पहले फिजिकल आएगी, सबसे नीचे फिजिकल, इसके बाद आएगा डेटा लिंक, इसके बाद आएगा नेटवर्क, और इसके बाद आएगा ऊपर ट्रांसपोर्ट। ठीक। ए पार्ट सही होगा। मॉडेम के संबंध में 89 देखो। मॉडेम के संबंध में गलत विकल्प का चयन करो। कह रहा है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। दूसरा कह रहा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। तीसरा कह रहा है मॉडेम की गति को बिट पर सेकेंड या बार्ड में मापा जाता है, और मॉडेम सिग्नलों को एक साथ मॉड्यूलेट नहीं कर सकता। ये गलत हो जाएगा। जस्ट वेट, एक साथ मॉड्यूलेट नहीं कर सकता, है ना? तो इसमें 1 2 3 सही है, इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। जस्ट वेट, एक मिनट, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। तो उपर्युक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गलत है 4। सी पार्ट होना चाहिए इसका, है ना? सी पार्ट होगा। आगे देखो। एक नेटवर्क 10 नोड्स को एक साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से परस्पर जुड़े जाल टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। इसमें आवश्यक लिंक की संख्या बताओ। आवश्यक लिंक की संख्या मैंने जब आपको कंप्यूटर का बैच पढ़ाया था, तो उसमें बताया था एक फॉर्मूला n-1/2। आंसर हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9/2। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45। आंसर हो जाएगा 45।
ठीक, सी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो, 91 में आ जाओ। 91 कह रहा है डोमेन नेम सिस्टम के संबंध में गलत कथन की पहचान करो। 1983 में पहली बार डोमेन नाम प्रणाली आविष्कार पॉल मैकापेट्रिस ने किया था। बिल्कुल ठीक है। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डीएनएस कहलाती है। ये गलत है, ये गलत है। ये क्या करता है? दरअसल ये डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है, उल्टा लिख दिया है। डोमेन नाम को ये आईपी एड्रेस में बदलता है। ठीक, तो दूसरा गलत है। आगे क्या कह रहा है? BIND इसका पूरा नाम है बर्कले इंटरनेट डोमेन नेम। ये 1 और 3 ये सही होगा, सी पार्ट। जस्ट वेट, आपसे पूछा क्या है? 1 मिनट। पूछा है गलत कथन बताइए, तो गलत कथन है केवल 2, तो डी पार्ट सही होगा, है ना? आगे देखो, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने वाला क्या कहलाता है? सेंध लगाने का कार्य क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हैकिंग। 93, पीसीआई इसे कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट इंटरकनेक्ट, तो डी पार्ट सही हो जाएगा। 94 में आ जाओ, क्या कह रहा है? नियंत्रक इकाई सीयू कंट्रोल्ड यूनिट और एएलयू को एक साथ सामान्यतया क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंप्यूटेशनल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्ट्रीमिंग, इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। 95, ये सिंपल सवाल में आते हैं। 95, दो सेट दिए हैं और इनको आपको मैच कराना है। कंपाइलर क्या करता है? ये भाषा संसाधक है। ध्यान दीजिए, फंक्शन, दरअसल फंक्शन को आमतौर पर दो तरीके से बुलाया जाता है, दो टाइप्स। पहला क्या है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा है कॉल बाय प्रीफरेंस। ठीक है, कॉल बाय प्रीफरेंस। जस्ट वेट, कॉल बाय रेफरेंस होता है, रेफरेंस। तो ये हो जाएगा इसका, जस्ट वेट, फंक्शन का हो जाएगा IRU, तो गलत होगा। एक्सटेंडेड मशीन भी नहीं होगा। भाषा संसाधक कंपाइलर का हो चुका है। फंक्शन का होगा कॉल बाय वैल्यू, ये सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में ये एक्सटेंडेड मशीन है। और पेजिंग, पेजिंग IRU से संबंधित है। ए पार्ट सही होगा। अब आप इसमें मैच करा लो। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ कंप्यूटर में ही। इसमें एक शब्द लिखा था पेजिंग। पेजिंग का प्रयोग IRU के लिए किया जाता है। अच्छा, एक मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, ये शायद आपने पढ़ा होगा। इसे कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक, मुझे ये बताओ ये है क्या? वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाली एक तकनीक है। ध्यान देना, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली एक ये तकनीक है। और होता ये है कि जब भी कभी भौतिक मेमोरी भर जाती है, जब भी कभी फिजिकल मेमोरी भर जाए, ठीक है, तो इसे मेमोरी की कुशलतापूर्वक इसके द्वारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसे मेमोरी की तो इसे मेमोरी की कुशलतापूर्वक या मेमोरी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है। कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है, किया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप? यहाँ तक। अच्छा, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स भी कुछ होती हैं, जैसे आपने उन टेक्निक्स का नाम पढ़ा होगा। जैसे एक पढ़ा होगा फीफो, FIFO। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, इसके फुल फॉर्म्स याद रखना। दूसरा, इसको कहते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसके अलावा एक तीसरा और होता है, इसे कहा जाता है LRU। फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखो। लीस्ट, आर का मतलब हो जाएगा रीसेंट और यू का मतलब हो जाएगा यूज्ड। और एक होता है MRU, इसे कहते हैं मोस्ट रिसेंटली, लिख लो यहाँ पर, है ना? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसे कहते हैं मोस्ट रिसेंटली
यूज्ड। ये सारे के सारे फुल फॉर्म याद रखो। ये सारे के सारे हैं पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 96 में आओ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पर्यवेक्षित शिक्षण के बारे में सही कथन का चुनाव करो। पर्यवेक्षित शिक्षण सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इनपुट आउटपुट युग्मों के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर सीखता है। ठीक है। पर्यवेक्षित शिक्षण मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेबल किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम का उपयोग वर्गीकरण कार्यों के लिए नहीं किया जाता। ये गलत है। दरअसल जब आप सुपरवाइज्ड का टाइप्स पढ़ते हो तो एक उसमें टाइप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और एक टाइप होता है रिग्रेशन। ठीक, ये दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए हैं विद एग्जांपल्स, तो याद रखिए। आप इसको कंप्यूटर के वैसे पढ़ सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा। पर्यवेक्षित शिक्षण में ओवरफिटिंग एक सामान्य अवस्था है। ध्यान दो, मैंने आपको ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दोनों ही पढ़ाए थे। मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या होता है और अंडरफिटिंग क्या होता है। मशीन लर्निंग, इसकी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। एक प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग और एक है, इसे कहते हैं अंडर फिटिंग। ठीक। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई मॉडल प्रशिक्षण डेटा से बहुत ज्यादा सीख ले, बहुत अधिक सीखे। और अंडरफिटिंग क्या होता है? ये ओवरफिटिंग का ही एक विपरीत होता है। ओवरफिटिंग का ही एक उल्टा रूप होता है अंडरफिटिंग। तो अब यहां पर आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 96, इसका पहला और दूसरा। और पर्यवेक्षी शिक्षण में ओवरफिटिंग एक सामान्य समस्या होती है। ठीक है। 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 97। नॉर गेट को सार्वभौतिक लॉजिकल गेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ए पार्ट सही हो जाएगा। और आगे अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इसका सही पार्ट है। आगे बढ़ो 98 में। कह रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला वीव विकल्प का प्रयोग बहुत से कंप्यूटरों में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। हाँ, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड आपकी सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। आई ट्यून्स ये गूगल का उत्पाद, ये गलत है। यही गलत है। आई ट्यून्स ये उत्पाद है एप्पल का। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो जरा 99। निम्नलिखित में से फिशिंग के प्रकार ये दिए हैं और उनके उद्देश्य दिए हैं, सुमेलित करो। विशिंग, इसका मतलब होता है वॉइस फिशिंग। तो ए का कह रहा है कि सुमेलित करो, सुमेलित विकल्प का चयन करो। तो विशिंग एसएमएस के माध्यम से नहीं जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा वॉइस फिशिंग। स्पीयर फिशिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी खास व्यक्ति या संगठन को इसमें टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ईमेल के माध्यम से बोल रहा है, ये गलत है। वेलिंग, कंपनी के प्रमुख को टारगेट किया जाता है। हाँ, ये सही है। क्लोन फिशिंग, क्लोन फिशिंग में क्या होता है? दरअसल हमलावर एक लिंक जोड़ता है और फिर आपकी जानकारी को बदल देता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट इसका सही होगा। 100 में क्या कह रहा है? कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्न में से किन फंक्शन का उपयोग करते हैं दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए? ये है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन। यहाँ पर मिस टाइपिंग एरर हो गई है। एग्जैक्ट ही लिखो यहाँ पे। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए। बी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है। हाँ, धन्यवाद।